नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम के लिए छात्रों के लिए है। तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स। तो चलिए दोस्तों इस चैप्टर में हम इसके सारे कंसेप्ट्स और साथ ही साथ इसकी पूरी थ्योरी जानेंगे और जानेंगे क्या है इम्पोर्टेंट और क्या है नहीं पढ़ना ज़रूरी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स। दोस्तों काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स में हम मैटर्स आप दोस्तों जानते हैं ये मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो तो उसे हम मैटर कहते हैं। और हमें पता है कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो दोस्तों हम इनके बारे में जानेंगे। पहले मैटर के बारे में जानेंगे, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जानेंगे, फिर गैस के बारे में इम्पोर्टेंट और ज़्यादातर जानेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर एट अ ग्लांस दिया गया है यहाँ पर, चैप्टर एट अ ग्लांस। तो इसमें हम जानेंगे पहले बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, फिर चार्ल्स लॉ, वायलिस लॉ, प्रेशर लॉ और आइडियल्स गैसेस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बेसिक कैरेक्टर ऑफ मैटर मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या रहता है किसी मैटर का, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है सारे मैटर्स मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी चीज़ हो, वह हमारे वेरी स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है, जिसे कहते हैं हम मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सॉलिड में कम करते हैं तो कम दिखते हैं, और लिक्विड में थोड़े ज़्यादा दिखते हैं तो वह फ्लूइड होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा मूव करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अदर विथ फोर्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब सारे मॉलिक्यूल मतलब एक ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो वह मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उस अट्रैक्शन को फोर्स को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तीसरा पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दिस स्पेस कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मतलब दोस्तों जो भी मैटर रहता है या ऑब्जेक्ट या वस्तु, तो उनके इतने सारे पार्टिकल होते हैं मान लीजिए, और दोस्तों ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और दोस्तों इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उन्हें कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नाम से ही पता चलता है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस हमारी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहा जाता है। ये कहलाता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ मैटर्स, यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब आते हैं दोस्तों काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स में हम जानेंगे तीनों स्टेट के मैटर्स के बारे में कुछ अलग अलग तरीके से। अभी हमने मैटर के बारे में जाना, अब मैटर कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। तो दोस्तों हमें पता है मैटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, तो जो कि रहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहले हम जानते हैं सॉलिड के बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। दोस्तों काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के जिस प्रकार से रहती है, पहला पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। मतलब दोस्तों अगर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं सॉलिड के अंदर, सॉलिड की बात हो रही है दोस्तों, सॉलिड के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस अप्रॉक्स 10⁻⁻10 मीटर होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न विद देयर फिक्स्ड पोजीशन। जैसे कि दोस्तों आपको पता है सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए सॉलिड हो तो दोस्तों उसका डेफिनेट शेप होता है, मतलब जो पार्टिकल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे अंदर, वो डेफिनेटली मतलब अपनी जगह पर ही रहेंगे, वह यहाँ से मूव नहीं करेंगे। तो दोस्तों मूव करते हैं तो दोस्तों वे लिक्विड बन जाएंगे, और ज़्यादा मूव करेंगे तो वह गैस में आ जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी और वह जितना मूव करेंगे उसी हिसाब से उनकी स्टेट चेंज होती है, स्टेट या मैटर चेंज होता है। तो दोस्तों जो आपको पता चल गया सॉलिड के जो बीच में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वह अपनी फिक्स पोजीशन पे फिक्स रहेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट, थर्ड और आखिरी पॉइंट में, व्हेन वी हीट सॉलिड देन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन दैम कॉजिंग एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। मतलब दोस्तों अगर एक कोई सॉलिड दिया गया है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से डेफिनेटली पैक्ड होंगे अपनी जगह पर, अगर इसे हीट किए जाए
दोस्तों अगर ऐसे हीट किया जाए तो दोस्तों ये हमारे एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और ये अपने आसपास वाइब्रेट करने लगे। मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है इसे वाइब्रेट करने लगेगा कुछ इस प्रकार, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, मतलब थोड़ी सी जगह पे वाइब्रेट करने लगेगा और ये अपनी जगह से एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे जब इन्हें हीट किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है किसी भी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, जैसे कि लोहा ले लीजिए आप एग्जाम्पल में, तो वो मेल्ट बन के आपने देखा होगा एक लाल द्रव की तरह बन जाता है, लाल। तो दोस्तों वह एक लिक्विड स्टेट में आ जाता है कुछ देर के लिए। क्यों आता है? क्योंकि उसके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है, जो मॉलिक्यूल्स की दूरी रहती है वो बढ़ जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो ये हमारा हीट की वजह से होता है। तो दोस्तों ये थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अब आते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। तो दोस्तों काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स में कुछ इस प्रकार से कहा गया है, इंटरमोलिकुलर स्पेस इन लिक्विड इज़ लेस देन गैस एंड मोर देन सॉलिड। मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे लिक्विड में तो वह हमारे गैस और सॉलिड के बीच में रहेंगे। मतलब गैस और सॉलिड की स्टेट के बीच में मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वे काफ़ी दूर रहते हैं और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो काफ़ी क्लोज रहते हैं। तो इनके बीच की दूरी में मतलब ना ज़्यादा दूर और ना ज़्यादा पास वह हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। सेकेंड आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड इज़ मोर देन गैस एंड लेस देन सॉलिड। मतलब जो फोर्स रहेगा जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लिक्विड में वह हमारा गैस से ज़्यादा रहेगा। फोर्स जो रहेगा वो गैस के मॉलिक्यूल से ज़्यादा रहेगा पर सॉलिड के मॉलिक्यूल से कम रहेगा। अब आते हैं एनर्जी इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज़ मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट बाउंडेड इन फील्ड ऑफ अट्रैक्शन एंड अदर मॉलिक्यूल। मतलब जो हमारे एनर्जी रहेगी मॉलिक्यूल्स की लिक्विड स्टेट में वह सॉलिड से तो कम रहेगी पर गैस से जो हमारी एनर्जी रहेगी मॉलिक्यूल्स की वह हमारी गैस से लेस देन गैस, मतलब मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। जो एनर्जी रहेगी वो मोर देन सॉलिड रहेगी और लेस देन गैस रहेगी। मतलब सबसे ज़्यादा गैस में रहती है एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं तो एनर्जी भी उन्हीं में ज़्यादा रहेगी, और सॉलिड में कम वाइब्रेट करते हैं तो एनर्जी कम रहेगी। तो वह जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनमें एनर्जी गैस से कम रहेगी पर लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा रहेगी। इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं लिक्विड के वो नॉट बाउंडेड इन द फील्ड ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। मतलब एक दूसरे के ज़्यादा अट्रैक्शन फील्ड नहीं रहता, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड में नहीं रहते, इसलिए वह एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज या सॉलिड शेप में नहीं बनते, इसलिए वह लिक्विड शेप में रहता है कोई भी लिक्विड फ्लूइड शेप में। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, इन फ्लूइड पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स्ड। जो फ्लूइड में मॉलिक्यूल्स रहते हैं हमारे उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, इसलिए वह पोजीशन नॉट फिक्स रहती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा रहती है, लिक्विड से कम रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड से ज़्यादा रहती है और गैस से कम रहती है, इसलिए ये फ्लूइड्स रहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज़ फिक्स बट इट्स शेप इज़ नॉट फिक्स्ड। मतलब दोस्तों जो वॉल्यूम रहता है वो लिक्विड का फिक्स है पर उसका शेप हम जिसमें डालेंगे, जैसे कि एक कंटेनर में डालेंगे स्क्वायर कंटेनर में तो वह स्क्वायर का शेप ले लेगा, अगर हम उसे सिलेंडर कंटेनर में डालेंगे सिलेंडर का शेप ले लेगा। मगर दोस्तों उसका वॉल्यूम सबका सेम रहना चाहिए, सब सिलेंडर चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वह सिलेंडर हो। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। अब आते हैं दोस्तों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये इंपॉर्टेंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद हम गैसेस के बारे में ही पढ़ेंगे ज़्यादा। तो पहला है हमारा ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर यूनिफॉर्म रिजिड एंड इन्फाइनेटली स्मॉल दो हुज वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब दोस्तों जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक साइज़ में रहेंगे, मतलब यूनिफॉर्म साइज़ रहेंगे, रिजिड रहेंगे, मतलब उन्हें और नहीं छोटा किया जा सकता और वे सबसे छोटे में रहेंगे। और उनके जो मॉलिक्यूल्स रहेगा, जैसे कि एक गैस के जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं एक कंटेनर में पैक हैं, तो दोस्तों जो एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम रहेगा वो एज़ कम्पेयर टू होल कंटेनर, मतलब जैसे कि कंटेनर मान लीजिए इसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा छोटा रहेगा। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, देयर इज़ नो फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो रहेगा।
कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज़ परफेक्टली इलास्टिक। मतलब जब परफेक्टली इलास्टिक होगा मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वे एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। आपको पता है ये जब हवा बहती है तो वे एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो वह परफेक्टली इलास्टिक होगा। मतलब दोस्तों नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि हायर एनर्जी रहती है मॉलिक्यूल्स में गैस के, तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा उनके टकराने से एक दूसरे के। डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ यूनिफॉर्म इन द वेसल। मतलब जो अगर मान लें अगर एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस है तो उसकी डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम रहेगी, कंटेनर में। अब आते हैं 6th मॉलिक्यूल्स मूव ऑन अ जिगजैग वे इन एनी डायरेक्शन, द मोशन इज़ नोन एज ब्राउनियन मोशन। मतलब जो दोस्तों हम अगर एक कंटेनर में अगर हम गैस डाल दें, तो दोस्तों जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे गैस के, वो जिगजैग में भगते हैं। जिगजैग ऊपर नीचे दाएं बाएं इस प्रकार से भगते हैं। तो इनके मोशन को एक नाम दे दिया गया जिसे क्या जाता है ब्राउनियन मोशन। मॉलिक्यूल्स मूव ऑन अ zigzag way to any direction is known as Brownian motion। तो दोस्तों ये थी गैस के मॉलिक्यूल्स। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ कांस्टेंट। मतलब एक कंटेनर में फिक्स्ड वॉल्यूम में गैस रहेगी, दोस्तों जो मॉलिक्यूल्स के नंबर रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे हर कंटेनर के लिए उतने ही वॉल्यूम के लिए। अब आते हैं दोस्तों, ये थे हमारे कुछ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। से पहला पढ़ा हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स, फिर पढ़ा हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, और उससे पहले काइनेटिक थ्योरी हमने पढ़ी थी मैटर्स की। अब आते हैं दोस्तों कुछ लॉज पे। ये लॉज इंपॉर्टेंट हैं और कभी पूछ ले जाते हैं, इनके फॉर्मूले आ जाते हैं और इनसे कंसेप्ट या क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों पढ़ते हैं अब इनके कुछ लॉ ये बेस्ड रहेंगे हमारे गैस पर ये बेस्ड रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ लॉ कहता है। पहला लॉ कहता है हमारा चार्ल्स लॉ कहता है किसी कांस्टेंट प्रेशर पे, एट अ कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब किसी भी प्रेशर पे एट अ कांस्टेंट, मतलब एक निश्चित प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, मतलब जो मास दिया गैस का वॉल्यूम दिया गया एक कंटेनर मान लीजिए V वॉल्यूम है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो दोस्तों एट अ कांस्टेंट प्रेशर ये कंडीशन दी गई है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये हमारा आ जाएगा। और दोस्तों अगर हम पूछें अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, मतलब अगर पहले हम अगर T टेम्परेचर माने तब वॉल्यूम था V, और अगर हम T टेम्परेचर T1 मान लें मतलब कुछ समय बाद, तो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1, मतलब VT मान लीजिए TT मतलब T टाइम बाद टेम्परेचर, और VT मतलब T टाइम बाद T टेम्परेचर बाद वॉल्यूम। तो हमारा वॉल्यूम कुछ इस प्रकार से इंक्रीज़ हो जाएगा। VT मतलब फाइनल वॉल्यूम बराबर B0 प्लस 1 प्लस अल्फ़ा T। दोस्तों वॉल्यूम पता है आपको, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंक्रीज़ होगा, हमने पहले कहा है। तो V0 पहले का वॉल्यूम था, और दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से इंक्रीज़ हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा T। यहाँ पे T फॉर टेम्परेचर है, ये T फॉर टेम्परेचर है, और यहाँ पे अल्फ़ा हैगा हमारा वॉल्यूम कोफिशिएंट। अगर फॉर्मूला आपका क्वेश्चन आता है तो आपको गिवन दिया जाएगा वॉल्यूम कोफिशिएंट। इससे आप VT निकाल पाएंगे, या V0 पूछ ले जाएगा VT देकर तो आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रकार से फॉर्मूला रहा हमारा। और दोस्तों यहाँ पे टाइम रहेगा वो केल्विन में रहेगा, जो टाइम रहेगा हमारा वो केल्विन में रहेगा। केल्विन में ही मान सकते हो और सेल्सियस में, ज़्यादा ज़रूरी आपका केल्विन में मानना है। और दोस्तों हमारा अल्फ़ा रहता है वो रहता है 1/273 पल्स सेल्सियस। जैसे हम 1/273 भी ले सकते हैं। तो VT बराबर B0 1 प्लस T/273, या हम इसे लिख सकते हैं। और अगर हम इनको सॉल्व करें दो गैस के लिए तो V1/T1 बराबर V2/T2 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से भी सॉल्व किया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट लॉ, बॉयलीज़ लॉ। ये भी हमारा गैस के लिए है। तो ये लॉ कुछ इस प्रकार से कहता है
एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, मतलब गिवन मास दिया गया है गैस का, तो वॉल्यूम रहेगा उसका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर के। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो ये रहेगा हमारा रिलेशन वॉल्यूम और प्रेशर किसी भी गैस के लिए। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, V1 और Vp, मतलब इसे लिख दीजिए Bp इज़ कांस्टेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट निकल के आएगा, तो हमारा Pv लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं K के बराबर, K कांस्टेंट है। और अगर हम दो गैस के लिए ले लें, अगर सिंगल गैस हम 2 टेम्परेचर और 2 प्रेशर के लिए ले लें, तो कुछ इस प्रकार से निकल के आ सकता है P1 मतलब प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 बराबर P प्रेशर 2 वॉल्यूम 2, क्योंकि कांस्टेंट बराबर ही रहेगा दोनों का। इसी प्रकार से हम इस रिलेशन को डिफ़ाइन किया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों प्रेशर लॉ हमारा कहता है, प्रेशर लॉ भी हमारा गैस के लिए है, ये भी लॉ हमारा गैस के लिए है। ये कहता है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, अब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। अब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमारा वॉल्यूम। तो प्रेशर जो रहेगा हमारा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो T नीचे आएगा तो P/T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो दोस्तों उसी गैस के लिए 2 अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर के लिए हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि P1 और T1 बराबर कांस्टेंट और ये P2 T2 बराबर कांस्टेंट, तो ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार से सिंगल गैस के लिए हम डिफ़ाइन कर सकते हैं 2 प्रेशर और 2 टेम्परेचर पे। और दोस्तों अगर हमने बताया कि आपको प्रेशर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो प्रेशर बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ाने पे तो हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए T टाइम पर हमारा प्रेशर P है, तो T टाइम बाद प्रेशर PT हो जाएगा। तो PT को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, PT बराबर P0 1 + बीटा T। यहाँ पे T फॉर टेम्परेचर है और P0 हमारा इनिशियल प्रेशर है और बीटा हमारा यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर। हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, बीटा बराबर 1/273, ये केल्विन है। और इससे हमारा निकल के आता है P प्रेशर टाइम T बाद टेम्परेचर T बाद, तो P0 1 + T/273, ये निकल के आएगा हमारा प्रेशर टाइम T बाद। अब आते हैं दोस्तों आखिरी कंसेप्ट, आइडियल गैसेस। दोस्तों ये एक आइडियल कंसेप्ट, आप इस आइडियल जहाँ पे भी आ जाए दोस्तों, इसका मतलब ये हमारा आइडियल उस चीज़ को कहा जाता है जिस तरीके का हम बनने का कोशिश करते हैं। मतलब आपका कोई आइडियल होगा, तो आइडियल मतलब कोई बेस्ट होता है। आइडियल गैसेस मतलब एक बेस्ट गैस होती है। तो प्रैक्टिकली गैसेस डू नॉट ओबेज बॉयलीज़ लॉ, मतलब जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो गैसेस रहती हैं एटमॉस्फेयर में, वो बॉयलीज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ को कभी भी ओबे नहीं करती, मतलब उनके कंडीशन पे नहीं चलती। पर जो हमारी आइडियल गैस रहेगी, जो आइडियल गैस बनाई जाएगी, आइडियल गैस इज़ द इमेजिनरी गैस जो हमारी ओबे करेगी बॉयलीज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ, ये तीनों लॉ को हमारी आइडियल गैस ओबे करेगी। तो इससे हमारा कोई एक रिलेशन निकलता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कुछ इस प्रकार से कि प्रेशर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के, और वॉल्यूम था हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, और प्रेशर भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। तो हमारा कुछ इस प्रकार से रिलेशन निकल के आता है PV बराबर RT। R हमारा यहाँ पे है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अगर R बराबर हम लिख सकते हैं PV बराबर T लिख सकते हैं। तो ये एक गैस के लिए कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि P1 बराबर T1 डिवाइड बाय P2 इक्वल टू B2 बराबर T2। ये एक गैस के लिए अलग अलग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए कंडीशंस हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आइडियल गैसेस। यहाँ पे R के बारे में कुछ बताया गया है। R बराबर हम PV, अगर PV बराबर हमारा RT है, तो R बराबर हमारा आ जाएगा PV बराबर T, जो ऊपर रिलेशन में दिया गया है। इस प्रकार अगर हम
P बराबर हम 1 एटमॉस्फेयर लिखें और वॉल्यूम बराबर 1 मोल लिखें जो कि 222.4 लीटर, और 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर हम 273 केल्विन लें। तो दोस्तों इसका रिलेशन हमारा कि हमारा जो R है हमारा जो गैस कांस्टेंट वह हमारा 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन निकल के आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स, ये फुल चैप्टर। और इसके बाद आते हैं एक्सपर्ट टिप्स जो हमने पढ़ाया है वही एक्सपर्ट टिप्स में दिया गया होगा। तो आप देख सकते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट टिप है ये जो क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं लास्ट की, आप पढ़ सकते हैं, लास्ट से पढ़ें तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स मोशन सीज हो जाता है। मतलब जो मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब होता है K बराबर ज़ीरो या C बराबर -273 सेल्सियस। इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। इस पर हमारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं किसी भी गैस के, तो वो रुक जाते हैं। तो दोस्तों ये था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, और आप इन्हें देख सकते हैं अपनी बुक में। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही कमेंट करके बताते रहें, और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, और देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।